नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल में किसानों ने आज महापंचायत की अपना पहला बड़ा सम्मेलन किया। नंदीग्राम के अलावा कोलकाता में भी और कुछ और जगह भी किसानों का इरादा है कि वो सम्मेलन करेंगे, जिसमें लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट नहीं दें, लेकिन अपनी तरफ से आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे कि किस पार्टी को वोट दें। तो मोटे तौर पर किसान अब चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। किसान चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर उतर गए हैं। लेकिन किसानों के साथ राजनीति होती रही है, पिछले 70 साल से राजनीति होती रही है। और जो भी हमारे यहाँ विपक्षी पार्टी होती है, वो सत्ताधारी पक्ष पर किसानों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। और जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, वो किसानों का मुद्दा जब भी कोई उछलता है तो विपक्षी पार्टियों पर कांग्रेस के साथ राजनीति करने का आरोप लगाती रहती है। तो इस आरोप प्रत्यारोपों में दोनों का काम चल जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी हो सकता है 40 जो किसान संगठन है उनके नेता जाएं। लेकिन जो दक्षिण भारत के 3 अन्य राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी में है, वहाँ किसान नहीं जाएंगे। मोटे तौर पर उन्होंने इशारा किया। उनका कहना है कि वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, लेकिन तीनों जगह बीजेपी है ही नहीं, लेश मात्र की है, नाम मात्र की है। तो शायद वो वहाँ उनका जाना नहीं होगा। वैसे भी केरल में जाकर वो क्या बोलेंगे? केरल में भी बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में भी बीजेपी नहीं है, और पुडुचेरी में भी बीजेपी उस रूप में नहीं है कि जिसके हार या जीत का कोई असर वहाँ की राज्य की राजनीति पर या विधानसभा की या चुनावी राजनीति पर पड़ता है। ये बात साफ हो जानी चाहिए। लेकिन हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, पश्चिमी यूपी के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, कुछ और राज्यों के भी कुछ किसान हैं। मोटे तौर पर किसान राजनीति का शिकार होते रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 14 करोड़ 60 लाख भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में किसान है। इसमें खेती और जो मजदूर हैं, जो खेती के काम में मजदूर लगे हुए हैं, जो बटाई के काम में मजदूर लगे हैं, उनकी संख्या को जोड़ दिया जाए तो कुछ लोगों के अनुसार तो इनकी संख्या करीब दुगनी हो जाती है, जो लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती से ही उनकी आजीविका चलती है। आजीविका क्या खाक चलती है? भारत सरकार के नाबार्ड का ही आंकड़ा है कि किसानों की जो औसत मासिक आय है वो 8,900 रुपए के आसपास है, जिसमें से भी 1/3 भी कृषि से होता है। बाकी मजदूरी से, पशुपालन से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से होता है, दूध के जो जानवर होते हैं उनके पालने से होता है। और उधर जो देश में सांसद हैं जो कहते हैं कि हम किसानों के हितकारी हैं, हम किसान नेता हैं, पगड़ी बंधवाते हैं, सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो उनकी सैलरी 2,30,000 रुपये महीना है। कोरोना के कारण 1,73,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद फिर 2,30,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जिन किसानों को लेकर वो राजनीति करते हैं उनकी मासिक आमदनी 9,000 से भी कम, और माननीय सांसदों की आमदनी जो तनख्वाह है वो 2,30,000। 538 लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या है, मौजूदा संख्या 543 की जगह 5 सांसदों की या तो मौत हो गई या दोबारा चुनाव होना है। तो 538 में से 216 नेता किसान हैं जिन्होंने अपना ऑक्यूपेशन, पेशा जो है वो किसान के रूप में दर्ज कराया है। बीजेपी के 302 के सांसद हैं, उनमें से 139 किसान हैं। 3 के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 216 कुल किसान हैं, जिसमें से 9 के पास 100 से ज्यादा की करोड़ की संपत्ति है। कांग्रेस के 51 सांसद हैं, 13 किसान हैं। शिवसेना के 18 सांसद हैं, 11 किसान हैं। द्रमुक पार्टी के 24 सांसद हैं, जिसमें से 10 किसान हैं। और जनता दल यूनाइटेड के भी 16 सांसद हैं, उसमें से 7 सांसद यानी 50% से ज्यादा सांसद किसान हैं। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें, वहां नंदीग्राम में महापंचायत की है। अब होगा क्या? 2 मई को नतीजे आएंगे और मान लीजिए उसमें ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो वो किसानों को श्रेय देने से रही या थोड़ा हिचकते हुए थोड़ा सा श्रेय देगी, क्योंकि किसानों बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, ममता को जिताने की बात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर बीजेपी जीत गई पश्चिम बंगाल में तो वो सीधा सीधा ये कहा जाएगा, देखिए किसानों की नहीं चली, बड़े आए थे किसान दिल्ली से उठकर यहाँ राजनीति करने के लिए, लेकिन फेल हो गए। हमने देखा था इससे पहले गुजरात के जो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई, उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने टिप्पणी की कि गुजरात के जो किसान हैं उनको तीनों कृषि कानून पसंद है, वो उसके खिलाफ नहीं गए हैं। तो अपने तरीके से चीजों को ऊपर नीचे करने की, पलटने की और अपने हक में तर्क देने की विधा में राजनीतिक दल माहिर होते हैं। पंजाब में कांग्रेस जीती स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो कहाँ देखी, वो नहीं जीते, किसान जीता। और वहाँ
अकाली दल या फिर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी हारी तो सब चुप्पी साध कर बैठ गए, कोई कुछ पर उस पे कोई रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं था। किसानों को ये देखना चाहिए कि जो उनके नेता दावेदार बने करते हैं, जो नेता हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो उनके वोट के आधार पर जीत कर आते हैं, जब वोटिंग की स्थिति आती है तो क्या करते हैं। अब कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया कि लोकसभा में 216 किसान हैं। अगर जब ये बिल तीनों बिल रखे जा रहे थे तब ये 216 किसान अगर विरोध कर देते तो बिल शायद वहां भी पास नहीं हो पाता या पास होने में दिक्कत आती, लेकिन पार्टी लाइन के खिलाफ कौन जा सकता है। ये बात हमने हरियाणा में देखी। हरियाणा में जजपा दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 10 विधायक हैं, इसके अलावा 5 निर्दलीय थे, एक आध और दूसरी छोटी पार्टियों का भी नेता थे। लेकिन जब ये सब के सब तीनों किसानों ने जो 3 कानून सरकार लेकर आई है उसका विरोध कर रहे थे, खुलकर डटकर विरोध कर रहे थे, अपने अपने इलाकों में जाकर विरोध कर रहे थे। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो उसके विरोध में इन लोगों ने वोट दिया। 88 विधायक थे, 45 जीत के लिए चाहिए थे खट्टर सरकार को। खट्टर सरकार के पास कुल मिलाकर 40 थे, उनको 5 और चाहिए थे, लेकिन उनको 45 हो जाते, 5 अगर मिलते तो। लेकिन उनको 53 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ, जिसमें जजपा के सारे 10 विधायक थे और इसके अलावा 3 और निर्दलीय थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, 2 ने ही समर्थन में वोट दिया। तो इससे भी समझ में आ जाना चाहिए किसानों को कि जिनसे वो बात करते हैं या जिनको अपना हितैषी मानते हैं, अपना समर्थक मानते हैं, वो सत्ता में रहने पर क्या करते हैं और विपक्ष में रहने पर क्या करते हैं, ये चीज किसानों को समझ में आ जानी चाहिए। और चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने से पहले मुझे लगता है कि इस चीज का भी उन्हें अध्ययन ढंग से कर लेना चाहिए। राकेश टिकैत की जहां तक बात है, उन्होंने बड़े गर्व से कहा या थोड़ी चुटकी लेके तंज कसते हुए कहा कि देखिए सरकार तो हमसे बात नहीं कर रही केंद्र सरकार, और पूरी केंद्र सरकार बंगाल में है, इसलिए हम बंगाल में चले आए। खैर, अपनी चुटकीली बात कही है, इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये राजनीति में कम होता जा रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अपनी अलग जगह है। खैर, अगर ये अनकट आपको पसंद आए तो इसे आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए अनकट को। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।